नाउ लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सर ने, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि सेंटर ऑफ मास इज़ अ पॉइंट वेयर होल मास कैन बी अज्यूम, ये बात फॉल्स है। चाहे कैन बी लिखा हो तो भी फॉल्स है। ये बेसिकली सर ने बताया कि डेफिनेशन ही गलत है। मैंने आप लोग लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम ये गलत हो जाती है। तो सर ने भी वैसा ही बताया कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालेंगे तो हम ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठेगी, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी कैलकुलेशन में ये नहीं बैठेगी। जैसे कोई रिजिड बॉडी, इसमें फिक्स पॉइंट के अबाउट हमने ओमेगा वेलोसिटीज़, तो इस पर जैसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी होगी, तो यहाँ पर m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी, इन सब में यहाँ पर m2 की v2 वेलोसिटी हम दे। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 इंटू v3 का होल स्क्वायर, यानी डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट नंबर पार्टिकल से बनी होगी तो वही। लेकिन अगर हम यही कॉन्सेप्ट जब हम उससे देखेंगे सेंटर ऑफ मास से, जब हम यहाँ पर सारा मास मानेंगे तो ये सारा मास यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट फिक्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो पूरी बॉडी का मास अगर हमने सेंटर ऑफ मास पे रख दिया तो आपको रुका हुआ दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली वो सेंटर पे मास आ गया ना, तो इस फिक्स पॉइंट से इस यहाँ पर ये फिक्स किया हुआ है हमने, फिक्स पॉइंट है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज़ीरो दिखाई देगा। तो एक तरह से मैंने ये गलत लिख दिया, खुद ही लिखा है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रुका हुआ होगा, तो फिर इसलिए काइनेटिक एनर्जी। बट बेसिकली ऐसा रियल लाइफ में जब यहाँ पर कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो उसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है, तो इनफाइनाइट टर्म्स जुड़ेंगी तो कुछ ना कुछ तो होगी। तो बेसिकली ये डेफिनेशन, अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ऐसे देखेंगे, अगर सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे तो I=mr स्क्वायर में r जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी लेते थे वो जीरो हो जाएगी, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में भी ये डेफिनेशन गलत हो जाए। अब डिस्क्रीट एंड पॉइंट मास और डिस्क्रीट और पॉइंट मास और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में देखो, डिस्क्रीट यानी पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का m1 r1 m2 r2। अब अगर मान लो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, सब ने बताया था, तो उसे हटाकर मतलब आप पूरे ऑब्जेक्ट को हटाकर उसकी जगह उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि बॉडी हटाकर बिंदु बना लो, यहाँ पर बताया था कि बॉडी हटाओ बिंदु बनाओ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ वो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सारा लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से बता रही हूँ। ऐसे एक सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 प्लस m1 m2 प्लस m3, वाई सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 m3 y3 m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। आर सेंटर ऑफ मास m1 r1 पोजीशन वेक्टर m2 r2 पोजीशन वेक्टर m3 r3 पोजीशन m1 m2 प्लस m3, ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे जो दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं, ये रिंग है और एक रॉड है। रिंग है 10 kg की, रेडियस है 2 मीटर, रॉड है 20 kg की और 10 मीटर की। तो ये बॉडी हटाओ और बिंदु बनाओ, तो 10 kg यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास असलियत में तो यहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट पे 10 kg 0,0 मान लिया, और फिर यहाँ पर हमने रॉड के लिए मान लिया। देखिए ये 5 यहाँ से यहाँ पर होगा, बीच में होगा इसका, तो ये 5 पे होगा, लेकिन ये 2 पहले से दूरी है तो 7,0। तो एक सेंटर ऑफ मास, जब वाई वाले कोऑर्डिनेट दोनों में जीरो है तो इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही जीरो होगा। एक सेंटर ऑफ मास m1 r1 इसका तो जीरो ही है, तो m20 इंटू 7/10 प्लस 20, तो एक्स सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो इसमें बॉडी हटाओ बिंदु बनाओ, बिंदु वहाँ पर बनाओ जहाँ पर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान सको, फिर कोऑर्डिनेट लिख लो। मतलब बॉडी हटाओ बिंदु बनाओ, बिंदु वहाँ पर बनाओ जहाँ पर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप मान सको, फिर सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। बस यही SKC है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। फिर यहाँ पर सर ने ये
कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चंस करवाए। अभी स्क्वायर सीट है और ये रिंग है, रिंग का मास 10 kg है और रेडियस 2 मीटर है और स्क्वायर का मास 20 kg, 10 स्क्वायर शीट 10 मीटर है। तो इसके लिए हटाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी ये 0,0 पे इसका सेंटर ऑफ मास, इसका कोऑर्डिनेट, और इसका बीच में ही लिखा जाएगा ऊपर। तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगी 5,0 तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा इस, लेकिन यहाँ से 2 और डिस्टेंस है तो 7,0। तो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास मैं ऐसे ही निकाल दूँगी। बेसिकली लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, डाटा भी वैसा ही है। डिस्क के केस में भी डिस्क को हटा के मैं यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगी, जहाँ 0,0 वो भी 10 kg पे। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगी सेंटर ऑफ मास के, जो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वैसे बीच में यहाँ पर होगा, तो यहाँ से 2 और ये इसका 5, तो यानी 7,0। तो एक सेंटर ऑफ मास इसमें y वाला, इसमें भी 0 तो इसलिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। अब जैसे यहाँ पर एक रॉड भी है, एक डिस्क भी है, एक स्क्वायर सीट भी है, सबको हटाकर बिंदु बना लो। अब जैसे ये डिस्क को हटाओगे तो रेडियस, यहाँ पर ये इसकी रेडियस है 4 मीटर, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास की, इस बॉडी की जगह सेंटर ऑफ मास हम लिखेंगे 4 पे हो, मतलब यहाँ पर होगा बीच में। तो यहाँ पर ओरिजिन से भी पीछे की तरफ 4 है तो -4,0 लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट। रॉड के लिए 5,0 लिखूँगी। और यहाँ पर स्क्वायर यहाँ से 10 मीटर ऊपर है और स्क्वायर शीट 4 मीटर की है, तो मतलब AB4 तो बीच में होगा तो 2, तो बाई में यहाँ पर 2 और ये 5, 2 और ये 10 तो 12, तो 0,12। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास लिख लेंगे, y सेंटर। आप ये माइनस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -4 होगा, ये -4,0 है, ठीक है। फिर सर ने कहा था कि एक क्वेश्चन सर ने और दिया था, एक क्वेश्चन ये दिया था, एक रॉड है और ये सर्कुलर रिंग मान लो, तो इसका रिंग है, मतलब सर मान क्या लो रिंग है, तो और ये रॉड है, तो इन दोनों को हटा के आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सर ने ये करवाया था। उसके बाद सर ने एक क्वेश्चन ये करवाया था कि एक रिंग है और एक रेक्टेंगल शीट है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और इसका भी सब एक सेंटर ऑफ मास और बाई सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। उसके बाद ये वाला तो सर ने बाद में बताया था। फिर सर ने कुछ सेंटर ऑफ मास लर्न करने को दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी रिंग का 2r/π पे होता आपको लर्न होना चाहिए। सेमी डिस्क का 4r/3π पे, होलो हेमीस्फीयर का r/2, और मैं इसे याद करने के चक्कर में 4r/8 लिखती हूँ, जिसका मतलब भी हो, क्योंकि वो इसलिए लिखती हूँ क्योंकि सॉलिड हेमीस्फीयर का 3r/8, हॉलो हेमीस्फीयर का 4r/8। हॉलो कोन का h/3, ये नीचे से h/3 डिस्टेंस पे है, और सॉलिड कोन का नीचे से h/4 डिस्टेंस पे है। आर्क का ऐसे मतलब ये कोई आर्क है, आर्क का सेंटर ऑफ मास r sin θ/2 अपॉन θ/2। अगर ये सेक्टर या प्लेट है तो इसका 2r/3 sin θ/2 अपॉन θ/2। और वर्टेक्स का मतलब ये होता है, वर्टेक्स है कोन की, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, इसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, और बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।